नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आज हम ललकार में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जिस तरह से विवाद का दौर शुरू हो गया है। बताते चले कि आरएसएस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी की गई, इंद्रेश कुमार की तरफ से बयानबाजी की गई और उससे पहले आपने देखा कि मोहन भागवत की तरफ से भी किस तरह से बयानबाजी की गई। लेकिन फिलहाल ये पूरा विवाद आप देखिए किस तरह से 2004 की याद जरूर दिलाता है, जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी किस तरह से टिप्पणी की गई थी आरएसएस की तरफ से, लेकिन समन्वय नहीं होने का बड़ा हवाला यहां पर दिया गया था। अब समझना ये बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में इस बार भी बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया है, क्या आपसी तालमेल रहा है या नहीं। क्योंकि जब 2004 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की कमान संभाल रहे हैं और पिछले 10 सालों से वो अपनी सत्ता को संभाल रहे थे, सरकार चला रहे थे, इस दौरान तो आरएसएस की तरफ से एक भी बयान जारी नहीं किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद में जेपी नड्डा के उस बयान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस के बगैर भी चुनाव जीत सकती है, लड़ सकती है। लेकिन अब समझना ये बहुत जरूरी है कि आखिर विवाद उत्पन्न कहां से हुआ और किस तरह से ये विवाद यहां पर आप देखिए अब मचता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब इस पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से कमान अब संभाल चुकी है। जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि ये पूरा विवाद है क्या और किस तरह से पनप रहा। देखिए सर। फुल एक्शन में मोदी सरकार, विपक्ष को नहीं करा, नहीं हुआ 400 पार, फिर भी एनडीए ने बनाई सरकार। हार और अहंकार मचा सियासी हाहाकार, चुनाव में हार अहंकार वाला प्रहार। तो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और नतीजे भी सबके सामने आ गए हैं। और इस बार एनडीए के लिए नतीजे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से एनडीए 400 पार का नारा दिया गया था वो पूरा नहीं हो सका और एनडीए 300 सीटें भी पार नहीं कर पाई। लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है और पीएम मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद से ही फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और देश के साथ साथ विदेशों का भी दौरा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन नतीजों के बाद से विपक्ष पूरी तरह से एनडीए पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार को घेरते हुए लगातार तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है, साथ ही वो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का सपना भी देख रहे हैं। गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। तो वहीं जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं आरएसएस भी बीजेपी पर हार को लेकर तंज कसती नजर आ रही है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि भगवान श्री राम सबके साथ न्याय करते हैं और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर अहंकार किया है, इसलिए पूरी ताकत भी नहीं मिली। धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नंबर 2 पर गए। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा की आग में जलता रहा, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान इशारों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए हार को अहंकार बताया। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। तो वहीं आरएसएस के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि अहंकार किसी का भी नहीं रहा है। साथ ही कहा कि जब बीजेपी ने आपको त्याग दिया है तो आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।
कोई पूछ नहीं रहा है। और इंद्रेश कुमार जी, अहंकार ना नरेंद्र मोदी जी का रहा, ना भाजपा का रहा, ना ही आरएसएस का रहेगा और ना ही आपका रहेगा। हिंदू मुसलमान आप हमेशा करते रहे। आपने कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं की, आपने कभी सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं की। आप सांप्रदायिक विभेद की बात करते हैं। देश में महंगाई पर आप कभी नहीं बोले, देश में मजदूरों की समस्या पर आप कभी नहीं बोले, देश में किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, आप नहीं बोले। अब भारतीय जनता पार्टी जब आपको त्याग रही है और उसने स्पष्ट कह दिया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि अब उन्हें आरएसएस की आवश्यकता नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी लगातार तीसरी बार खुद के दम पर बहुमत पाने में असफल रही है। फिर भी बीजेपी ने एनडीए में शामिल घटक दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को हिंदी भाषी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी नुकसान उठाना पड़ा है। सूत्रों की माने तो अब आरएसएस बीजेपी के हार को लेकर मंथन करने वाली है और ऐसे में अगले महीने आरएसएस की समन्वय बैठक भी होने वाली है। देखिए, 99 साल पुराना संगठन लेकिन बीजेपी पर लगातार हमलावर है और मोहन भागवत ने तो मणिपुर हिंसा का भी हवाला दे दिया और उस बीच में जनता की आवाज को नहीं सुनने पर भी बात कह दी। और इतना ही नहीं, राम मंदिर का मुद्दा जो 2024 लोकसभा चुनावों में सबसे अहम मुद्दा गिनाया गया, लेकिन फैजाबाद सीट पर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। ये भी उन्होंने बताया कि राम भक्ति करने वाले अहंकार के तौर पर काम करते नजर आए। सेवक को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और अगर वो अहंकार नहीं करता है तो बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन 99 साल पुराना ये संगठन है जिसमें 20,000 से भी ज्यादा स्कूल हैं और साथ ही साथ 95% भूभाग तक जड़ें आरएसएस की देश के अंदर फैली हुई हैं। बीजेपी संगठन का जो राष्ट्रीय महामंत्री रहता है वो आरएसएस का व्यक्ति होता है और लगभग 60 लाख आबादी जो है वो आरएसएस के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, सदस्य इसके बने हुए हैं। लेकिन उस बीच में आप देखिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो बीएल संतोष यहां पर आरएसएस से आते हैं। उनसे पहले यहां पर रामलाल थे जो संघ से आए हुए थे और वापस चले गए। लेकिन संघ की जो अलग अलग विंग है वहां पर भी आरएसएस का वर्चस्व किस तरह से है, जिनका अलग अलग अपना काम है। छात्रों के लिए संघ की तरफ से आप देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाया गया है। किसानों के लिए यहां पर भारतीय किसान संघ बनाया गया है। ट्रेड यूनियन के लिए भारतीय मजदूर संघ बनाया गया है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पर अब 10 साल के बाद जब तीसरे टेन्योर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ सत्ता में काबिज होती है तो आरएसएस की तरफ से इस तरह से अगर बयानबाजी होती है तो सोच विचार हर कोई कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये पूरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। गौरव मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और मुरारी शरण शुक्ल हैं, आरएसएस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मुरारी जी मैं आप ही के पास आऊंगी। 2004 की याद इस वक्त का जो बयान है वो दिलाता है, क्योंकि 2004 में आपने देखा था कि जिस तरह से संघ के करीब से समझने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहले संघ जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर था, जो 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिए हैं सत्ता में, वहां पर इस तरह से नहीं देखा गया है। यानी कि समन्वय को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था 2004 में। क्या लगता है कि इस बार भी समन्वय को लेकर बात हो रही है या फिर विवाद पूरी तरह से जेपी नड्डा के उस बयान को लेकर शुरू हो गया है? नहीं, वो विवाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक समन्वय की बात है, दूसरे दलों को समन्वय कभी कभी करना पड़ता होगा, किंतु संघ में समन्वय एक नियमित प्रक्रिया है। जिला स्तर से लेकर और विभाग, प्रांत, क्षेत्र स्तर से होते हुए अखिल भारतीय स्तर तक समन्वय की हमारी टोलियां होती है, जिसमें सभी संगठनों के 2-2 कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं और हम सब एक दूसरे के कार्य पद्धति की समालोचना लगातार करते हैं। हम कहाँ बहुत मजबूत है, कहाँ थोड़ी सी कमी रह रही है, इन सब बातों की समालोचना हम लगातार करते रहते हैं। अभी जो पूजनीय सरसंघ चालक जी का बयान आया है, जिसको लेकर मीडिया में काफी चर्चा है, तो ये बयान पहली बार मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण लगा है। इस प्रकार की बातें हम लगातार बोलते आए हैं। ये अलग बात है कि पहले संघ को मीडिया कवरेज कम मिलता था तो संघ की बातें समाज को कम पता चलती थी, मीडिया को कम पता चलती थी। आज मीडिया को ये बातें पता चल रही है तो मीडिया को ये थोड़ा सा
नया नया सा लग रहा है, अप्रत्याशित अनपेक्षित सा लग रहा है, किंतु यह हमारी नियमित प्रक्रिया, हम आत्मावलोकन भी करते हैं। हम स्वयं ने हमने जो काम किया उसकी भी समीक्षा हम करते हैं, अपनी कमियों को भी दूर करके हम कल और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप से भी कंपटीशन करते हैं और लगातार बेटर टू बेटर करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में हम अपने साथ जुड़े अपनी विचारधारा से अलग अलग संगठनों में काम कर रहे लोगों की भी समालोचना करते रहे हैं, जिससे उनका काम और अच्छा से अच्छा होता रहे, उनकी उपलब्धियां और अच्छी से अच्छी होती रहे। तो लेकिन मुरारी जी, इसलिए करते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक तो सरकार नहीं चलने वाली है एनडीए की। लेकिन उस बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल ये भी उठता है कि अब संघ की तरफ से इस तरह से बयानबाजी की गई है, अब तो समय हो गया, समय रहते ये काम होना चाहिए था। जिस तरह से मणिपुर हिंसा का हवाला दिया गया, राम मंदिर की बात को सामने रखा गया। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी पूरी कीजिएगा मुरारी जी अपनी बात। हाँ देखिए, खड़गे जी को स्वप्न देखना बहुत अच्छी बात है। राजनीति में यदि आप हैं तो स्वप्न देखते रहना चाहिए और सत्ता की लालसा बनाए रखनी चाहिए। इससे राजनीति जीवंत रहती है, राजनीति में प्रवाह बना रहता है। इतने तक ठीक है, किंतु भाजपा की सत्ता जाने वाली नहीं है, खड़गे जी तक कुर्सी आने वाली नहीं है और कांग्रेस की सत्ता की लालसा पूरी नहीं होने वाली है। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, दमखम से चलेगी और हमारे उन्हीं विचारों से चलेगी जिसके केंद्र में हिंदू धर्म है, जिसके केंद्र में भारत माता की पूजा है, जिसके केंद्र में भारत के परम वैभव का स्वप्न है। तो ये सरकार चलने वाली है, लगातार चलेगी, 5 वर्षों तक चलेगी। आशीष जी जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस के इस बयान को पूरी तरह से बुनाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुप्पी साधी गई है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, किसी से भी अगर आरएसएस के बयान को लेकर सवाल किया गया है तो चुप्पी साधी गई। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरह से बुनाया और आपने देखा कि आरएसएस की तरफ से मुरारी शरण कह रहे हैं कि पूरी तरह से एनडीए की सरकार चलेगी। आशीष जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा जरा आप आवाज बढ़वा दीजिएगा क्योंकि आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जवाब दीजिए। आशा जी देखिए, आरएसएस के ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि घर का भेदी लंका ढाए। और भारतीय जनता पार्टी की खुद की स्थिति इस समय ऐसी हो चुकी है कि वहां पे एक से बढ़ के एक दिग्गज कलाकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे हैं और जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आरएसएस की अब हमें कोई जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन जरूर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा साठ गांठ है कि आपस में ही ये लोग टकरा रहे हैं। और देखिएगा, ये इमारत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, कभी भी आपको इसके अंदर विस्फोट होने की संभावना देखने को मिलेगी। और हम विपक्ष की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर जब हम 44 थे तभी भी हम टकराए थे, 52 थे तभी भी हम चट्टान की तरह टकराए थे, और आज की परिस्थिति तो हम सैकड़े क्रॉस कर दिए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमने जो अपने वादे किए थे, आपने देखा होगा कि हमारे न्याय की गारंटी को लेकर ये लोगों ने एक तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करना चालू किया। तो हम लोगों ने भी एक योजना बनाई है कि हमने लाख रुपए अगर देने की बात कही थी, 8,500 रुपए की निधि सहायता के रूप में देने की बात की थी। तो उसके पीछे का हमने ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनने पे ये योजनाएं हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव खड़ा करने की तैयारी की है, तो हम लोगों ने एक और तैयारी की है। हम लोगों को भी 15-15 लाख रुपए चाहिए। पूरे 140 करोड़ जनता जो है वो अब तब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो 15 लाख रुपए अपने खाते में मांगने के लिए जाएगी। और दूसरी बात रह गई कि आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी के आपस के बीच में जो लोगों की कहानी चल रही है, इनके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी या विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका इतिहास हो रहा है कि किस मुंह से भारत माता की बात करते हैं। ये वही दल है ना जो 52 साल तक तिरंगा झंडा अपने शाखा में नहीं लहराते थे, अपमान करते थे। ये हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट देंगे, जवाब दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए। आपके आशा जी सुनिए। और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बस इतना ही सीख देना चाहेंगे, आपका इतिहास रहा है अंग्रेजों की मुखबिरी करने का, आप जाइए वही कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी का आपको कैसे जवाब दीजिएगा, ये हम कर लेंगे। पहले आप जवाब दीजिएगा गौरव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी 99 का आंकड़ा यानी
तिहाई में भी ये नहीं पहुंच सकी है और इतना उछल उछल करके बोल रही है मानो देश में सरकार बना लिया हो। और 10 वर्ष से ये वनवास काट रहे हैं और आने वाले कई दशकों तक ऐसे ही वनवास काटेंगे। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संघर्ष की मनगढ़ंत कहानी बना करके अपने लिए संभावनाएं तलाशेंगे। जो स्वयं देशद्रोही हैं, जिन्होंने देश को खंडित किया, जिन्होंने देश का बंटवारा किया, जिन्होंने देश को कई खंड में लगाए जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं, आपने पहले बोल लिया, जिन्होंने देश के अंदर आतंकवाद को एक टूल किट की तरह प्रयोग किया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का आतंकवाद रहा हो, पंजाब का आतंकवाद रहा हो, कश्मीर का रहा हो, या फिर राहुल गांधी विदेशों में जाकर के जब कहते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, एक राष्ट्र के रूप में जो व्यक्ति स्वीकार न करता हो देश को, वो नसीहत दे रहा है और जनता ने उसे नसीहत दी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। ऐसा नहीं है, 240 का आंकड़ा कोई सामान्य आंकड़ा नहीं होता है। ये दुगना भी करने के बाद भी उसके आसपास तक नहीं फटकते। और एनडीए की जो सरकार बनी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर, उनके विश्वास पर, उनकी गारंटी पर ही बनी है। और इनका जो ये स्वप्न है, जो इनका स्वप्न है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष के बीच में अपनी दुकान खोलने का, भेदी लंका ढाए, इस तरह से भी बयान दिया गया है आशीष जी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि क्या ही बात कर रहे हैं और डीप स्टेट ठीक है, जो ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ये सारे डिकोड हो चुके हैं। आशीष जी, दोनों के सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगी। मुरारी जी जवाब दीजिएगा पहले। आरएसएस पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही थी झंडे को लेकर, ठीक है गौरव जी, विपक्षी दल काम कर रहे थे। आशा जी आज ही एक न्यायालय का फैसला आया है जिसमें कांग्रेस की झूठ पकड़ी गई है। और न्यायालय जब कांग्रेस को झूठा कहता है तो फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। रजत शर्मा के केस में रागिनी नायक, पवन खेड़ा इत्यादि सभी लोगों को सोशल मीडिया से उनके फेक वीडियो जो झूठ बोलकर रजत शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, वो सब डिलीट करने की आज्ञा दी है, आदेश पारित किया है न्यायालय ने। तो कांग्रेस का लगातार झूठ का इतिहास रहा है। देश के साथ भी कांग्रेस झूठ बोलती रही है, जनता के प्रति भी झूठ बोलती रही है। कांग्रेस ने देश की जनता को 8,500 की गारंटी का कार्ड बांटा है चुनाव में। वो कार्ड, दैट कार्ड इज इक्वल टू करेंसी, दैट कार्ड इज इक्वल टू नगदी, कैश के बराबर है वो। कांग्रेस को इस झूठ से बाहर जाना चाहिए। पछतात होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, वो तो कह रहे हैं कि अब बयानबाजी करने का क्या फायदा, ये तो पहले होनी चाहिए थी। नहीं, न्यायालय को बोले ना जाकर कि हमने झूठ नहीं बोला। न्यायालय तो कह रहा है कि पवन खेड़ा ने झूठ बोला, रागिनी नायक ने झूठ बोला, झूठे वीडियो पोस्ट किए, एक्स पर झूठे वीडियो पोस्ट किए और सब डिलीट करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो कोर्ट को जाकर पवन खेड़ा बोले, कोर्ट को जाकर कांग्रेस के प्रवक्ता बोले। लेकिन रुकेंगे, नफरत क्यों की इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के ऊपर नहीं बोला। इन्होंने 15 लाख रुपए खाते पे किसने झूठे वादे किए थे उस पर नहीं बोले। और रजत शर्मा की बात करते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो स्पष्ट रूप से कहा था कि चमचे, तो वो उन्हीं लोगों को चमचा कह के उन्होंने संबोधित किया था जो पत्रकारिता को गोदी मीडिया के नाम पे दलाली तक लेके चले गए थे। आप लोग भी देखिए संघर्ष करते हैं आशा जी, निश्चित तौर पर आप लोग भी बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं, हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है आप। यदि हमसे कोई चूक होती है, कोई राजनेता कोई वादा करता है तो वादा खिलाफी न कर पाए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोगों को वो चीजें और पारदर्शिता के साथ में जनता के बीच में रखना। लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं करेंगे और हमारे न्याय की गारंटी और करेंसी की बात कर रहे थे। और ये आपने रजत शर्मा जी की बात कर रहे थे, ये वही रजत शर्मा है ना जिनके यहाँ पे रामदेव बाबा इतनी बड़ी बड़ी थप्पियां कागज की लेके जाते थे। अरे वो कागज तुम कचड़ा लेके जाओगे और तुम उसको दिखाओगे। 30 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, 105 रुपए लोगों ने पेट्रोल कर दिया। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, वादा पूरा करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, जनता ही इनको आईना दिखा रही है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी किया गया था आशीष जी कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन नंबर 1 तो इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। इंद्रेश कुमार ये भी कहते नजर आए। देखिए, और सिर्फ बीजेपी की ही बात को यहाँ पर पकड़ लिया गया और उस पर ही लगातार बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है।
नहीं देखिए, अभी तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनको बोलिएगा प्रधानमंत्री जी को अपने दिल पे हाथ रखे और बताए बनारस में सांस टूटते टूटते कैसे बची है और जान छुड़ा के वहां से कैसे भागे हैं। यही गुमान था स्मृति ईरानी जी को भी। हमने कहा था डंके की चोट पे इनको घर भेजेंगे और हमने डंके की चोट पे हरा के उनको घर भेजा। चलिए गौरव जी जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की बात तो कर रहे हैं, 33 सीटें चुनाव लड़के दिखाए। 33 सीटों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिमट गई उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर तंज कस रहे हैं। अमेठी भी चले गए और उस बीच में आप देखिए अलग अलग जगहों को गिनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि हमारे आंकड़े हैं। ठीक है आशीष, उत्तर प्रदेश में, हाँ ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अनुकूल परिणाम नहीं आए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। हर इंडिविजुअल सीट पर अपने अपने निजी कारण है और उसका मंथन चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में आपको इसका बदलाव भी दिखेगा। इसमें भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता जैसे पहले आशीर्वाद देती रही है वैसे ही देगी और कांग्रेस पार्टी जिस मुकालते में है, जिस तरीके से वो ये समझ रही है कि वो कमबैक कर चुकी है, जो खुद बैसाखी पर हो, दूसरे के सहारे चल रहा हो, जिसके अपने दोनों टांग बराबर ना हो, वो रेस जीतने की बात कर रहा हो, तो यह हास्यास्पद है। जो कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में फर्जी नारों के आधार पर, झूठे वादों के आधार पर और इस प्रकार के वादे 1 लाख रुपए देंगे, 8,500 रुपए देंगे, जैसे अपने पिताजी के घर में रखे हो और वो ले आकर के देंगे, 17 लाख करोड़ का अधिभार गिरेगा इस देश के ऊपर, वो कहां से लाएंगे? थोड़ा सा अपने शब्दों पर भी कंट्रोल रखिए प्लीज गौरव जी। गौरव जी, सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी असहज, हाँ ठीक है गौरव जी, गौरव जी सुन लीजिए प्लीज। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी असहाय, असहज महसूस क्यों कर रही है आरएसएस के सामने? ये भी सवाल है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आशीष जी इस तरह से नहीं प्लीज, मैं आपके पास भी आ रही हूँ सवाल के साथ, जवाब दीजिएगा गौरव जी। आशा जी, बिल्कुल कदापि असहज असहाय नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के आयाम वैश्विक हैं और आरएसएस के जो आयाम हैं निश्चय ही भारत को श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने की दिशा में उनके प्रयोजन है और दोनों में अपना एक अंतरंग सामंजस्य है और वो सामंजस्य कभी नहीं सकता। और इतना ही अगर कांग्रेस जवाब दीजिएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई, ठीक है गौरव जी हो गया, हाँ ठीक है मुरारी जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, वर्किंग स्टाइल से संघ खुश नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से बयानबाजी? संघ प्रसन्न है क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने धारा 370 हटाया है। धारा 370 के लिए हमारी मांग आजादी के समय जब संविधान बना उस समय से ही था। हम तभी से संघर्ष कर रहे थे धारा 370 को हटाने के लिए। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा तो दिया गया था। 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान की जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो इसी सरकार ने, अमित शाह और मोदी जी की सरकार ने ही धारा 370 को हटाया है। 3 तलाक पर जो बिल लेकर आए, किसी राजनीतिक दल में साहस नहीं था लेकर आने की। स्वाभाविक रूप से जो देश के कॉमन गरीब जनता का संबोधन किया है अपने योजनाओं के माध्यम से। कांग्रेस तो कह रही है कि आरएसएस ने भी सत्ता का सुख भोगा है। हर एक राज्य के अंदर कार्यालय बनाया गया संघ का, आरएसएस का हर राज्य के अंदर कार्यालय बन रहा है, तब तो संघ बिल्कुल पूरी तरह से चुप था। ये कांग्रेस पार्टी का उनके आंखों पर, आशा जी, उनके आंख पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा है पूरी दुनिया उनको उसी रंग की नजर आती है। हम राजनीतिक दल नहीं है और इसलिए वो हमें राजनीतिक दल की तरह इक्वेट करके बातें कर रहे हैं। हमें सत्ता के सुख की आवश्यकता कभी भी नहीं रही है। तिरंगा वाला सवाल पूछिए ना, तिरंगा वाला सवाल। तिरंगा वाले पर भी आऊंगा, तिरंगा वाले पर भी आऊंगा। चलिए जवाब दे दीजिए तिरंगा पर डिबेट का विषय आशा जी को तय करने दीजिए। डिबेट का विषय आप तय मत करिए।
डिबेट का आशीष जी, विषय तय करके आइए, मैं एक आपको उस मिनट, पर भरपूर मुरारी आशा उत्तर जी दूंगा। मैं बोलता मुरारी जी, हूँ बस आरएसएस हो गया, अब आप की दोनों एक का हो जन नहीं गया। इनकी 7 आशीष जी, पीढ़ियों का तिरंगा पूछ को लेंगे ना तो आशीष जी, तिरंगे आगे को रख के स्पष्टीकरण नहीं दे जवाब पाएंगे। दीजिएगा तिरंगे को आशीष जी। फाड़ करके रख दिए, उनको तिरंगा वो याद कह आ रहे रहा हैं कि है। सत्ता का सुख भोगने के लिए मिश्रा तो नहीं जी, है आरएसएस, मिश्रा जी, आप अपने वो एक इंटेलेक्ट हाँ, संगठन अच्छा, है, मुझे एक बात संगठन के तौर बताइए, पर काम करती है। हाइप करके मत सोचिए। बराबर। हाँ। अच्छा क्या काम करते हैं? जब डिबेट अंग्रेजों आइए की फिर मुखबिरी, बात होगी। अंग्रेजों मुरारी की जी, मुखबिरी एक मिनट। यही हाँ, करते हैं ना। आशीष जी, ये इतिहास है, इनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। अंग्रेजों की दलाली जरा इनसे कांग्रेस ने की पूछिए। है। अरे अंग्रेजी सरकार को भारत में बनाए रखने के लिए यही क्या इनकी वो- थी आशा जी। ह्यूम ने आशा जी कांग्रेस देखिए, के सामने दो पे 85 दोनों में बौखलाए हुए लगातार कांग्रेस हैं। के ये क्या 15 दिखा रहे हैं? एक-एक करके किसी नहीं बिल्ली का मानुच सत्ता को स्थापित रखने के लिए ये कांग्रेस आपस के में साथ ऐसे ना बटा चुची करते रहेंगे। एक एक करके। इनके घर में खुद आग लगी है, वो हमारे घर में झांक रहे हैं। और तो आपको आशीष जवाब जी, देना चाहिए। ठीक है मुरारी जी, ठीक है, हो गया। गौरव जी एक मिनट, गौरव जी एक मिनट, मुरारी जी एक मिनट, आशीष जी सवाल का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सत्ता का सुख भोगने की तो बात ही नहीं आती है, राजनीति के साथ जोड़कर क्यों आरएसएस को देखा जा रहा है? वो एक संगठन के तौर पर काम करता है देश में। कांग्रेस छटपटा रही है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, मुझे एक मुरारी बात जी, बताइए ना, सुनिए। संगठन के तौर पे इनका कौन सा काम देखने को मिला है आपको? हाँ, कौन सा देशभक्ति के 99 के आंकड़े तक ही सिमट गई है कांग्रेस, वो कह रहे हैं। जवाब दीजिएगा तीन आशीष जी। चुनावों में मिलाकर भी कांग्रेस हमारे 200 नहीं आंकड़े की पहुंच पाई। चिंता छोड़ दी है। 2014, ये 19 इस और बात 24 को देखे मिलाकर 200 कि भी जो पार नहीं 400 कर का पाई दम कांग्रेस। भरने वाले लोग थे, कांग्रेस को वो जिस सब तरह लोगों के जनता ने पैर पकड़ नकारा के है, भीख जनता मांग के रहे सामने थे विनम्र होकर कि भैया जाइए। तुम आ जाओ, तुमको जनता 2-4 के सामने कैबिनेट दे सर दो, झुकाओ जाइए। हमको समर्थन दे तभी दो, हम कुछ रास्ता सरकार बना बनेगा। लें। ये इनकी परिस्थिति अन्यथा थी। कांग्रेस- इन लोगों ने ऐसे ऐसे एक दलों मिनट, को एक साथ मिनट, में मुरारी जी, लिया एक मिनट। चुनाव के पहले। गौरव जी, एक आपने मिनट। देखा होगा आशा जी, मुरारी जी, प्लीज ऐसे सुन लीजिए। लोगों के लोगों ने पैर एक पकड़ा, सवाल यहाँ पर मैं जिसने आशीष जीवन जी से कभी करना सरपंच चाहती हूँ। का एक मिनट, चुनाव इस न तरह लड़ाओ। से नहीं, मुरारी जी प्लीज। आशीष जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एनडीए का समर्थन लिया गया, कहते हैं ना कि एक नंबर से भी जीत हो जाती है, और अगर एक आपको नंबर मिल जाता है तो आप गेम जीत जाते हैं। हार और जीत की जहां बात आती है तो एक ही पार्टी जीती है। एनडीए सरकार में इस वक्त आ गई है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो हैट्रिक लगा गए हैं और तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं। ये भी कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। आशा जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इसका जवाब ये स्पष्ट है, इतिहास के पन्नों में ये जो 400 का नारा लगा रहे थे ना, इतिहास के पन्नों में देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से नाम आता है, उसी प्रकार से 400 के आंकड़े को क्रॉस करके 414 का आंकड़ा छूने वाला अगर किसी का नाम आता है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। अगर आपने कहा 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी के बाद किसी का हैट्रिक लगाने में नाम आता है तो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है, तो यह आप गलत फहमी में है और पूरी भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में है। नेहरू जी ने जवाब 15 दीजिएगा वर्ष का गौरव जी। कार्यकाल पूरा किया था। गौरव आप जी। देखिएगा भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी की गारंटी और मोदी सरकार गौरव जी, कहने इस पर वाले जवाब आज दीजिएगा, आवाज आ रही है NDA का गौरव जी। गाना गाने लगे हैं। इनको पूछिएगा पिछली बार एनडीए के कन्वीनर कौन बना था और अरे अगली आशीष पिछली जी, मीटिंग जब इनकी कब सरकार होती? बन रही थी कांग्रेस तो मौका सपनों था में इंडिया जीती है गठबंधन के और- पास भी सरकार बनाने का, क्यों नहीं बनाया? हम तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते। अरे इस तरह हमको से तो पता है नहीं कि चलता है देश ना। की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए मुरारी जो जी। राजनीतिक दल हमारा साथ देना कांग्रेस चाहेंगे सपने उनका स्वागत बेचती है और करेंगे। सपनों में जीती है। कांग्रेस का पुराना इतिहास है सपनों को बेचने का और सपनों में जीने का। ऐसा हो जाता तो ये होगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि इनको पहले से ये भविष्य वक्ता बैठे हैं, ये ज्योतिषी है, इनको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चलेगी 5 साल। 10 सेकंड ये विचार इनके पास न कोई विचार है, न कोई धारा है, न कोई विचारधारा है। ये केवल खाओ और खाने दो की नीति पर जीने वाले लोग हैं। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। मुरारी जी आपका भी धन्यवाद, गौरव जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जिस तरह से विवाद पनपा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल भी कोई विवाद नहीं हुआ है। लगातार विपक्षी पार्टियां यानी कि कांग्रेस उसे भिड़ाने की यहां पर कोशिश कर रही है। अब आप देखिए समन्वय किस तरह से स्थापित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।